चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में पहला चैप्टर कंटिन्यू करें जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। देखो, इस चैप्टर में हमने चैप्टर की सभी फार्मूलाज तो देख ली, सभी मेथड्स देख लिए हमने, मेन एक्सरसाइज 1.4 तक के सभी सम्स हमने किए। और आज हमें फाइनल एक्सरसाइज के सम्स करने हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के एंड में जो फाइनल एक्सरसाइज दी गई है उसके अब हम लोग सम्स देखें, जिसमें ध्यान देना कि फार्मूला ऑलमोस्ट पुरानी ही होगी। जो कोई नई फार्मूला होगी तो मैं आपको मेंशन करवाऊंगा कि देखो ये नई फार्मूला है, जो खासकर शॉर्ट सम्स के लिए यूज होती है। ठीक है, अगर कुछ नया आया तो वो मैं आपको मेंशन करवाऊंगा, बाकी सब फार्मूला पुरानी ही आएगी। और जो कुछ लॉजिक आएंगे नए, वो नए लॉजिक ध्यान देना, क्योंकि जो फाइनल एक्सरसाइज में शॉर्ट सम्स आते हैं ना, उसमें लॉजिक ज़्यादा आते हैं, वो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें कैसे लॉजिक है, कैसे हमें उसको सॉल्व करना है, ये खास ध्यान देना। तो हम लोग सम शुरू करें सेक्शन सी से। सेक्शन सी के जो सम्स हैं वो हम लोग शुरू करें। आपके टेक्स्ट बुक साथ में रखो कि जिसमें सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम लोग देखें, जिसमें दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज फ्रॉम 280 टू 340 ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड। कि कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 280 से 340 हो गया, इतना इंक्रीज हुआ। And the wages increased from 13,500 to 14,750। और जो वेजेस हैं वो वेजेस कैसे इंक्रीज हुए, 13,500 से 14,750 तक इंक्रीज हुए। फाइंड द रियल गेन और लॉस ऑफ द वर्कर। तो उन वर्कर को गेन हुआ या लॉस हुआ वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर मेंशन क्या है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया हुआ है कि जो 280 से 340 हो गया। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हम लोग किसे कहते थे, इसका मतलब कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप अगर लिया जाए, जैसे यहाँ पे वर्कर्स के बारे में कहा गया है, उनकी इनकम या एक्सपेंस का इंडेक्स नंबर, तो उसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कहते हैं ना। जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर एक्सपेंस के बारे में है कि भाई पहले सपोज एक्सपेंस 280 थे, एक्सपेंस का इंडेक्स नंबर 280 था, जो इंक्रीज होके 340 हो गया, बराबर। तो वेजेस भी इंक्रीज होके 13,500 से 14,750 हुए। अगर खर्चा बढ़ रहा है तो इनकम भी तो बढ़ेगी ना। तो खर्चे के बारे में तो दिया हुआ है, क्या इनकम 13,000 से 14,000 हुई तो वो बरोबर है, वो वर्कर्स को गेन हुआ या लॉस हुआ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, वो हमें बताना है। ठीक है ना। समझो यहाँ पर कि यहाँ पर इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर दिया हुआ है 280। भाई पहले का इंडेक्स नंबर मतलब बेस ईयर का इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर या खाली इंडेक्स नंबर कहो कि वो 280 दिया हुआ है। और इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर 340 है, बराबर ना। 280 से इंक्रीज होकर 340 हो गया, मतलब सपोज करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 340 है। और वेजेस ऑफ बेस ईयर, वेजेस या मजूरी या इनकम जो भी कहो उनको, ये वर्कर्स को इनकम मिल रही है ना, उनकी इनकम बेस ईयर की, पहले की इनकम 13,500 थी, जो अब इंक्रीज हो गया, अब करंट ईयर की इनकम 14,750 है। तो हमें क्या बताना है कि ये इनकम उनकी बरोबर है या नहीं, ये जो करंट ईयर की इनकम है वो बरोबर है या नहीं। 13,000 से 14,000 हो गई तो क्या इंक्रीज बरोबर है, ये इंक्रीज से उन्हें गेन हुआ या लॉस हुआ, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, वो बताना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें ये करंट ईयर के वेजेस एक बार फिर से ढूंढने होंगे फार्मूला से। और वो फार्मूला कौन सी आती है, तो उसके लिए पता है, हम लोगों ने पहले एक फार्मूला देखी थी डिस्पोजेबल इनकम की। डिस्पोजेबल इनकम की एक फार्मूला थी कि एवरेज डिस्पोजेबल इनकम फाइंड करना हो, तो मैंने एक सम में आई थी, मैंने आपको बोला भी था उसे नोट करना। तो यहाँ पर भी हमें वो डिस्पोजेबल इनकम फाइंड करनी है। ठीक है। और वो डिस्पोजेबल इनकम की फार्मूला क्या आती है, ये उसे वेजेस कहो या इनकम कहो, कि अगर हम लोग डिस्पोजेबल वेजेस या कहो इनकम, जो भी कहो, वो अगर फाइंड करने हैं तो उसकी फार्मूला आती है कि इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वेजेस ऑफ बेस ईयर, बराबर। वेजेस कहो या इनकम कहो, ये फार्मूला पहले भी लिखवाई थी ना एक बार, कि भाई इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई वेजेस ऑफ बेस ईयर। तो उससे पता चलेगा कि भाई ये करंट ईयर के वेजेस वो बरोबर है या नहीं है। ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अगर कहें तो करंट ईयर का कितना दिया हुआ है, 340।
आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिखा हुआ है ना कि 280 से इंक्रीज होकर 340 हो गया, तो इसका मतलब करंट ईयर का 340 हुआ ना, बराबर। और अपॉन में बेस ईयर, तो बेस ईयर का 280 और मल्टीप्लाई वेजेस ऑफ बेस ईयर, तो बेस ईयर के वेजेस कितने हैं 13,500, ठीक है। जो इनका कैलकुलेशन करा ना, इनका कैलकुलेशन आप लोग कैलकुलेटर में करो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर इससे डिवाइड, तो इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो कुछ आएगा 16,392.86 रुपीज़ वेजेस ये आना चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर खर्चा 280 से 340 हुआ ना, तो इनकम भी 13,000 से 16,000 होनी चाहिए थी, लेकिन वर्कर की इनकम 13,000 से 14,000 ही हुई, 16,000 हुई नहीं। समझ आ रहा है लॉजिक? उसमें ये बताना चाहते हैं कि अगर इंडेक्स नंबर 280 से 340 हो गया, मतलब अगर खर्चा इतना बड़ा है, तो इनकम भी 13,000 से 16,000 होनी चाहिए थी, लेकिन वर्कर की इनकम 14,000 ही रही। तो अब बताओ कि उन्हें गेन हुआ कि लॉस हुआ? तो वर्कर को लॉस हुआ ना, बराबर ना। उनकी पगार 16,000 होनी चाहिए थी, जबकि वो 14,000 ही रही, तो इसका मतलब उन्हें लॉस हुआ। और कितना लॉस हुआ वो लॉस यहाँ पर बताएंगे कि लॉस ऑफ वर्कर्स, तो उन्हें इनकम मिलनी चाहिए थी 16,392.86 माइनस उन्हें इनकम मिली 14,750, तो दोनों का डिफरेंस ढूंढे तो पता चलेगा ना उन्हें कितना लॉस हुआ। जो दोनों का लॉस अगर फाइंड करें ना, तो इनका लॉस कुछ आएगा 1,642.86 रुपीज़, इतना उन्हें लॉस हुआ, बराबर। उनकी सैलरी होनी चाहिए थी 16,000, उनकी सैलरी हुई 14,000 ही, तो ये 1,600 रुपीज़ का उन्हें कुछ लॉस हुआ है। समझ आ रही है बात? समझ में आया ना? ध्यान देना, ये हर एक शॉर्ट सम में थोड़ा थोड़ा लॉजिक होगा, वो थोड़ा थोड़ा लॉजिक ध्यान देना है इसमें, ठीक है। अब जैसे ये सम हमने देखा है, इसका लॉजिक अच्छी तरह से याद रखो, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखें। अब जैसे 8th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एंड एवरेज मंथली वेजेस फ्रॉम द ईयर 2010 टू 13 आर गिवन एज फॉलोज, फाइंड द रियल वेजेस फॉर ईच ईयर। यहाँ पर 2010 से 13 तक के एवरेज मंथली वेजेस दिए हुए हैं। सपोज अगर कोई वर्कर्स हैं तो वर्कर के मंथली वेजेस कितने हैं वो दिए हुए हैं, और उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया हुआ है। इसके ऊपर से हमें हर साल का रियल वेज फाइंड करना है। रियल मतलब कि एक्चुअली उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए, वो रियल वेजेस हमें फाइंड करने हैं, बराबर ना। ये जो 3 कॉलम दी गई है, एक दूसरी कॉलम हमें बनानी है जिसमें रियल वेज फाइंड करने हैं हर साल के 10, 11, 12, 13। समझ आ रही है बात? जैसे इससे पहले वाला हमने सम किया ना, जिसमें हमने देखा था कि भाई जैसे मंथली इनकम उसमें थी 14,000, लेकिन एक्चुअली होनी चाहिए थी 16,000, तो वो भी एक तरह का रियल वेज ही कहलाया। तो यहाँ पर भी हमें हर साल का रियल वेज फाइंड करना है। तो रियल वेजेस की फार्मूला क्या आती है, वो फार्मूला माइंड में रखना। कभी 1 मार्क में भी ये अलग से फार्मूला पूछते हैं, या अलग से एमसीक्यू या 1 मार्क में शॉर्ट सम पूछेंगे कि सिर्फ रियल वेजेस फाइंड करो। यहाँ पे तो हर साल का ढूंढना है। कभी 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं कि भाई 1 साल का खाली ढूंढ के बताओ। तो जब रियल वेजेस हमें फाइंड करना हो ना, तो रियल वेजेस की ये फार्मूला आती है, ये नई फार्मूला है, बराबर, पहले नहीं आई थी, तो इसलिए नोट करना है इसे अच्छी तरह से। रियल वेजेस की फार्मूला आती है वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई 100। रियल वेजेस की फार्मूला क्या, वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये मैंने शॉर्ट में लिखा, पूरा लिखना, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर ये वेजेस देखो, हर साल के वेजेस भी दिए हुए हैं, अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, हर साल का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी दिया हुआ है। तो रियल वेजेस हर साल के मिल सकते हैं ना। सिंपल सा सम हुआ ना ये, कि भाई यहाँ पर पहले साल का अगर रियल वेजेस फाइंड करने हैं तो उसके लिए फार्मूला वाइज वेजेस, वेजेस मतलब सपोज है 35,000 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ये 120 मल्टीप्लाई 100, फिर जो इसका आंसर मिले, बराबर। दूसरे साल का भी कि ये वेजेस, वेजेस ये 40,000 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ये 150 मल्टीप्लाई 100,
समझ आ रही है ना बात? रियल वेजेस की ये फॉर्मूला याद रखना, वेजेस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई 100। तीसरे साल के लिए भी वेजेस ये 42,000 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 130 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यहाँ पर भी ये 50,000 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 160 मल्टीप्लाई 100, बराबर। और फिर इनके आंसर लिख दें, बराबर ना। आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं अब कैलकुलेटर में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। सिंपल सी ये फार्मूला है और फार्मूला वाइज इसके आंसर लिखने थे सिर्फ रियल वेजेस के। समझ आ रही है ना बात? ये सब शॉर्ट सम है और इसके लिए अगर कोई ऐसी नई फार्मूला आती हो तो वो माइंड में रखना, ये फार्मूला नोट कर लेना रियल वेजेस की। ओके, तो अब जैसे ये सम किया ना, इसमें ये सब रियल वेजेस फाइंड कर लेना हर साल के। तो अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखें, इसके बाद शॉर्ट सम में क्या दिया हुआ है वो अब हम लोग समझे, बराबर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, देखो कि उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 एंड 15 आर फाउंड टू बी 177.6 एंड 181.2। यहाँ पर 2014 एंड 15 का होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट का होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, कि भाई ओवरऑल होलसेल प्राइस कितनी है 14 और 15 की, वो दी गई है इसमें। फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन यूजिंग इंडेक्स नंबर ऑफ बोथ ईयर्स। तो इन दोनों का यूज करके हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड करना है। इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? इन्फ्लेशन का मतलब कहते हैं प्राइस राइज, कि 2014 से 15 में कितने परसेंटेज का प्राइस राइज हुआ, तो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं ना, बराबर ना। यहाँ पे जो होलसेल प्राइस है ना वो कोई एक प्रोडक्ट का नहीं होगा, ओवरऑल सभी प्रोडक्ट का होगा। कौन कौन से प्रोडक्ट वो तो इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन सभी प्रोडक्ट का अगर प्राइस 2014 से 15 में इंक्रीज हो रहा है तो कितने परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वो हमें बताना है। कि अगर पहले होलसेल प्राइस 177 था फिर 181 हुआ तो कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ, परसेंटेज है, रुपीज नहीं, कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ वो बताना है। उसे रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं, बराबर ना। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन की भी फॉर्मूला आती है, ये फॉर्मूला भी नई है, बराबर ना, पहले नहीं आई थी। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ शॉर्ट सम में जो जो नई फार्मूला है ना उसे नोट करते रहना। तो यहाँ पर हमें जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन से फाइंड करना है, शॉर्ट सम है, सिर्फ हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन ही फाइंड करना है। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन की फॉर्मूला आती है, ध्यान देना, कि इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई 100, बराबर। ये फॉर्मूला माइंड में रखना है, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर अपॉन में इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर, वही इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर कौन सा हुआ, 2015 हुआ ना, 14 और 15 दिया हुआ है तो 15 करंट ईयर हुआ, 14 बेस ईयर हुआ। तो 15 का इंडेक्स नंबर कितना दिया हुआ है, 181, 181.2। तो 14 का इंडेक्स नंबर हुआ 181.2, 15 का मतलब करंट ईयर का इंडेक्स नंबर, और बेस ईयर का इंडेक्स नंबर, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर मतलब जो 14 का इंडेक्स नंबर है वो 14 का इंडेक्स नंबर दिया हुआ 177.6, 177.6 अपॉन में भी इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर 177.6 मल्टीप्लाई 100, बरोबर। ये हो गया ना। अब इसका कैलकुलेशन, ये फार्मूला आपको याद रखनी है इसमें, फिर तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन ही होगा कि जैसे 181.2 माइनस 177.6, इन दोनों का जो माइनस करें तो माइनस में इसमें बचेगा 3.6, 3.6 अपॉन में 177.6 मल्टीप्लाई 100, और फिर इसकी कैलकुलेशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड, तो आंसर कुछ आएगा 2.03, 2.03 परसेंटेज। ये हम लोग रेट ऑफ इन्फ्लेशन ढूंढ रहे हैं ना, तो उसमें आएगा 2.03 परसेंटेज। मतलब एक साल में कितने परसेंटेज प्राइस राइज हुआ, तो 2.03 परसेंटेज का प्राइस राइज हुआ, बराबर। ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी पता चला ना, ये फार्मूला भी माइंड में रखना। तो अब इसके बाद वाला हम लोग क्वेश्चन देखें। देखो अब जैसे 10th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है द परसेंटेज इंक्रीज इन अ प्राइस रिलेटिव ऑफ 3 आइटम्स आर 315, 328 एंड 390 रिस्पेक्टिवली।
if the importance of these three items has ratio 5 ratio 7 ratio 8, find the general price index number। बराबर, यहाँ पे कोई थ्री आइटम्स है, कोई भी थ्री आइटम्स, उसका परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ है और तीनों की इंपॉर्टेंस दी गई है और हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, बराबर ना। तो यहाँ पर अगर जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है ना, तो उसके लिए हमने लॉन्ग सम में वो मेथड्स देखी थी, पता है, वो वेटेज एवरेज मेथड आती है, या तो फिर वो लेस्पेरीज स्पेशीज और वैसी मेथड आती है। तो उनमें से यहाँ कौन सी मेथड लगेगी? तो यहाँ पे देखो ये रेशियो दिया हुआ है और रेशियो के आगे लिखा हुआ है कि ये इम्पोर्टेंस का रेशियो है। तो हमने आगे बताया था इम्पोर्टेंस मतलब क्या कहलाता है, वेटेज कहलाता है ना। वेटेज मतलब इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस मतलब वेटेज, वही ना। तो यहाँ जब भी रेशियो में दिया हुआ हो ना कुछ भी, या इम्पोर्टेंस लिखा हुआ हो ना, मतलब उसमें वेटेज एवरेज मेथड ही यूज करनी है, बराबर। तो वेटेज एवरेज मेथड मतलब वो सिग्मा आई डब्ल्यू वाली मेथड, याद है ना, भूल तो नहीं गया ना वो फार्मूला, सिग्मा आई डब्ल्यू वाली मेथड यहाँ पर यूज करनी है। तो यहाँ पर थ्री आइटम्स दिए गए हैं, यहाँ पर अगर मैं ऐसे टेबल बना लूँ इसके लिए, तो यहाँ पर आइटम में सपोज ए बी सी कोई थ्री आइटम्स दिए हुए हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है यहाँ पर इंडेक्स नंबर, कि जिसे हम लोग आई कहें, बराबर, और साथ में चाहिए होता है उसका वेट, वेट मतलब इम्पोर्टेंस जिसे हम लोग डब्ल्यू कहें। तो फिर यहाँ पर आई डब्ल्यू फाइंड कर लेंगे ना, बराबर ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर इंडेक्स नंबर कहें, तो ये जो दिए हुए ना 315 328 390, इसे यहाँ पर इंडेक्स नंबर की तरह डायरेक्ट मत लिख देना, ठीक है ना। कितने स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई इसी को इंडेक्स नंबर की तरह लिख देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली इंडेक्स नंबर नहीं है। ये दिए हुए हैं परसेंटेज इंक्रीज इन अ प्राइस रिलेटिव ऑफ थ्री आइटम्स, ये परसेंटेज इंक्रीज है। एक लॉजिक बताओ आपको, जब हम लॉन्ग सम करते थे तो लॉन्ग सम के आखिरी में उसे इंटरप्रेट करते थे। तो वो इंटरप्रेट कैसे करते थे वो ध्यान है, कि सपोज जब हम लॉन्ग सम करते थे तो कोई इंडेक्स नंबर ढूंढते थे आई, कि सपोज कोई आई आ गया अगर 135.27 कुछ भी, अगर 135.27 ये इंडेक्स नंबर हुआ है, तो हम उसे इंटरप्रेट करते थे कि भाई कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ, बरोबर ना। तो इंटरप्रेट करने के लिए यहाँ पे लिखते थे हम लोग इंक्रीज इन परसेंटेज, लॉन्ग सम में ऐसे लिखते थे, याद है ना, कि इंक्रीज इन परसेंटेज 135.27 माइनस 100, तो आंसर आता था 35.27%। भाई इतने परसेंटेज इंक्रीज हुआ, ऐसे ना, इंक्रीज इन परसेंटेज ये लिखते थे ना हम लोग 100 में से माइनस करके। ये इंडेक्स नंबर नहीं है, लेकिन इंडेक्स नंबर में से 100 माइनस करो तो वो इंक्रीज इन परसेंटेज मिलता है। तो आपको जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, वो परसेंटेज इंक्रीज है। परसेंटेज इंक्रीज मतलब 100 माइनस करके दिया हुआ है, वो इंडेक्स नंबर नहीं है। तो इसलिए ऐसे में अगर हमें इंडेक्स नंबर ढूंढना हो ना, तो इसमें 100 प्लस करना पड़ेगा तो इंडेक्स नंबर मिलेगा। आपको क्वेश्चन में ये दिए हुए हैं, ये नंबर तो जस्ट एग्जांपल के लिए दिया, लेकिन आपको ये परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ है। अगर उसके ऊपर से इंडेक्स नंबर ढूंढना है तो क्या करना होगा, 100 प्लस करना होगा। तो मतलब यहाँ पर जो 315 328 390 ये तीनों परसेंटेज इंक्रीज है। अगर उसके ऊपर से हमें इंडेक्स नंबर ढूंढना हो ना, तो पहले का इंडेक्स नंबर हो जाएगा 315 प्लस 100, मतलब के 415, पहले का इंडेक्स नंबर ये रहेगा। ये लॉजिक ध्यान रखना, इसमें मिस्टेक मत करना, 315 लिख के सम मत कर देना, ध्यान रखना ये। दूसरा दिया हुआ है 328, तो उसमें हो जाएगा 328 प्लस 100, तो वो 428, और तीसरा 390 है, तो 390 प्लस 100 तो 490, बरोबर। ये इंडेक्स नंबर मिले हमें ये तीनों। और वेटेज, तो वेटेज तो सीधा रेशियो में दिया हुआ ही है, 5 रेशियो 7 रेशियो 8, तो उसे तो सीधा ही लिखेंगे 5 7 और 8, बराबर ना। और ये दोनों मिल जाए ना, फिर तो सीधी फार्मूला रखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या रखना है हमें, आई डब्ल्यू ढूंढेंगे, मतलब आई और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई, 415 मल्टीप्लाई 5 428 मल्टीप्लाई 7 490 मल्टीप्लाई 8, इनका मल्टीप्लाई, और फिर सिग्मा आई डब्ल्यू इसका टोटल और सिग्मा डब्ल्यू इसका टोटल, जो उस फार्मूला में रखेंगे कि जनरल इंडेक्स नंबर अगर हमें ढूंढना हो तो सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ये फार्मूला आती है ना, कि ये आई डब्ल्यू का टोटल डिवाइड बाय ये डब्ल्यू का टोटल। समझ आ रही है बात? तो ये सम आप ट्राई करो, शॉर्ट सम्स है ना, आप भी प्रैक्टिस करो इसमें, कि ये सम आप ट्राई करो
अब यहाँ आई डब्ल्यू ढूंढ कर और फिर इस फार्मूला में रखो तो आपको जनरल इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये सब में जो ये लॉजिक आया, परसेंटेज इंक्रीज का लॉजिक आया, ये लॉजिक भी माइंड में रखना फिर, बराबर। तो इसकी कैलकुलेशन आप लोग कंप्लीट करो, तो इसके बाद वाला फिर हम लोग सम देखें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ फैमिली ऑफ अ क्लास इज ₹25,000 इन द ईयर 2014, कि 2014 में कोई एक क्लास की इनकम 25,000 थी, एंड इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ दैट क्लास ऑफ द ईयर 2016 विद द बेस ईयर 2014 इज 120, बराबर। यहाँ पर उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी दिया हुआ है, 2016 का इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, बेस ईयर 2014 माना हुआ है, और 2016 का इंडेक्स नंबर 120 है। सो एस्टिमेट द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ दैट क्लास इन द ईयर 2016। तो उनकी 2016 में एवरेज डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। सिंपल सा है कि 2014 में उनकी इनकम 25,000 है, तो 2016 में उनकी इनकम कितनी होगी वो हमें ढूंढ के बताना है, बराबर ना। तो इसमें भी कौन सी डिस्पोजेबल इनकम वाली फार्मूला है ना, ये फार्मूला पहले लिखवाई थी हमने, ठीक है। आगे भी शॉर्ट सम में आई थी, वही एक फार्मूला ही सिर्फ यूज करनी है कि एवरेज डिस्पोजेबल इनकम, एवरेज डिस्पोजेबल इनकम, तो उसके लिए फार्मूला आती है कि इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई इनकम ऑफ बेस ईयर। ये फार्मूला आती है ना डिस्पोजेबल इनकम की, कि इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई इनकम ऑफ बेस ईयर। तो करंट ईयर और बेस ईयर जब जानना हो ना, तो इसमें देखो 2 साल दिए हुए हैं, 2014 एंड 16। तो 14 वो बेस ईयर हुआ और 16 वो करंट ईयर हुआ। तो इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, तो 16 का इंडेक्स नंबर कितना दिया हुआ है, 2016 का इंडेक्स नंबर वो 120 दिया हुआ है ना भाई। बेस ईयर 2014 मानना है और 16 का इंडेक्स नंबर दिया हुआ है वो 120, एन इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर। तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 2014 का कोई इंडेक्स नंबर नहीं दिया हुआ, तो जिसका कोई इंडेक्स नंबर ना दिया हुआ हो ना, तो वहाँ पर 100 लिख देते हैं, कि अगर बेस ईयर का कोई इंडेक्स नंबर नहीं है तो वहाँ पर क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। और मल्टीप्लाई इनकम ऑफ बेस ईयर, तो बेस ईयर मतलब 14 की इनकम, तो 2014 में उनकी इनकम कितनी है, 25,000, बराबर। तो अब इनका कैलकुलेशन करें तो हमें ये एवरेज डिस्पोजेबल इनकम 2016 की भी मिल जाएगी ना। जो इनका अगर कैलकुलेशन करें ना, तो इसका तो सीधा कैलकुलेशन आ जाएगा 30,000 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 30,000। मतलब कि करंट ईयर 2016 की उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 30,000 होनी चाहिए। कि अगर 14 में 25 है तो 16 में 30,000 होना चाहिए। अरे ना बात समझ में, सिंपल था ना ये सब, बस ये एक फार्मूला ही इसमें करनी थी, ठीक है। अब जैसे 11th देखा, वैसे 12th वाला क्वेश्चन भी देखें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ वर्कर वाज 16,000 इन अ ईयर 2015 एंड इट इंक्रीज टू 20,000 इन अ ईयर 2016। कि 2015 में कोई वर्कर की इनकम 16,000 थी, जो आगे चलकर 20,000 हो गई। फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द इनकम फॉर द ईयर 2016 इन कंपैरिजन टू द ईयर 2015। तो हमें इसमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, सिर्फ इंडेक्स नंबर ढूंढना है। ये तो सिंपल इंडेक्स नंबर हुआ कि सिर्फ इनकम ही दी गई है, कि पहले इनकम 16,000 थी, अब इनकम 20,000 हो गई, और उसके ऊपर से इंडेक्स नंबर ढूंढना है। तो ऐसे में अगर इंडेक्स नंबर ढूंढना हो तो वो इंडेक्स नंबर की तो सिंपल सी फार्मूला आती है कि आई इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। ये 12th वाले क्वेश्चन में ये सिंपल ही फार्मूला हुई ना, कि आई इक्वल टू P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। सही बात है ना, क्योंकि और कुछ दिया ही नहीं हुआ है, सिर्फ इनकम है। यहाँ पर P1 उसे कहेंगे हम लोग करंट ईयर की इनकम, हम लोग जनरली प्राइस कहते हैं, लेकिन पता है इंडेक्स नंबर के लिए सिचुएशन वाइज इस P में कुछ भी गिन सकते हैं ना। अगर इनकम दी गई है तो उसे इनकम में लिखेंगे, बराबर ना। अगर और कुछ दिया हुआ होता, प्राइस होता, तो प्राइस के हिसाब से लिखते। फार्मूला तो यही रहेगी P1 अपॉन P0। मतलब यहाँ पर P1 पे लिखा जाएगा करंट ईयर की इनकम और P0 पे लिखा जाएगा बेस ईयर की इनकम।
तो करंट ईयर 2016 है, तो 2016 की इनकम कितनी हुई 20,000, मतलब P1 पे लिखा जाएगा ये 20,000 अपॉन P0। P0 मतलब बेस ईयर, पहले का साल 2015, तो 2015 की इनकम है 16,000, उस पे लिखा जाएगा ये 16,000 मल्टीप्लाई 100। यही है ना, क्वेश्चन में ये दो ही चीज़ें दी गई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसका इंडेक्स नंबर जो ढूंढे 20,000 अपॉन 16,000 मल्टीप्लाई 100, तो इसका कैलकुलेशन सिंपल आ जाएगा 125। तो सिर्फ इंडेक्स नंबर ढूंढना था, वो इंडेक्स नंबर कितना हो गया 125 हो गया। आ रही है बात समझ में? सिंपल सा एक क्वेश्चन था ना कि सिर्फ इंडेक्स नंबर ही हमें फाइंड करना था। इसे भी माइंड में रखो, ये सिंपल क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में लॉजिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बराबर ना, क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं ऐसे। तो अब जैसे ये 12th वाला क्वेश्चन देखा है, तो उसके बाद 13 वाला क्वेश्चन भी देख लें हम लोग। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 9/5 टाइम्स इन अ ईयर 2016 एज कंपेयर टू द बेस ईयर, then find the index number of the production for the base year 2016। भाई कोई चीज़ का प्रोडक्शन है, उसका प्रोडक्शन 9/5 टाइम्स इंक्रीज हुआ, बराबर ना, इतना इंक्रीज हुआ। भाई पहले बेस ईयर में जितना प्रोडक्शन था, तो चलो जितना भी प्रोडक्शन था उसमें से अब 9/5 टाइम्स से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, बराबर। तो उसका इंडेक्स नंबर कितना होगा वो हमें ढूंढना है। ये लॉजिक समझना, क्या क्वेश्चन में है और उसका लॉजिक भी समझना। कि पहले तो वो समझो कि बेस ईयर में जितना भी प्रोडक्शन होता होगा ना, कोई भी चीज़, सपोज ये पेन का प्रोडक्शन है, तो बेस ईयर उसमें जितना भी प्रोडक्शन होता होगा, कौन सा बेस ईयर वो भी मेंशन नहीं है। उसके कंपैरिजन में इस साल मतलब 2016 में उसका प्रोडक्शन 9/5 टाइम से इंक्रीज हो गया। तो बेस ईयर में कितना प्रोडक्शन था वो अगर नहीं पता है, तो उसे सपोज कर लेते हैं 100। कैसे सपोज करेंगे कि लेट प्रोडक्शन ऑफ बेस ईयर, कौन सा बेस ईयर वो भी नहीं पता है कि भाई 2014 है या 15 है, वो भी कुछ मेंशन नहीं है। तो बेस ईयर ही लिखें कि सपोज बेस ईयर में प्रोडक्शन 100 है, और अब इस साल प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हो गया, तो 9/5 टाइम से इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन इन 2016, ये बेस ईयर के बाद ये 2016 है ना, तो कितना इंक्रीज 9/5 टाइम्स, मतलब 100 मल्टीप्लाई 9/5, लिखा हुआ 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई 3 करते हैं ना, लिखा हुआ 5 टाइम्स तो मल्टीप्लाई 5 करते हैं ना। तो यहाँ लिखा हुआ है 9/5 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई 9/5 करेंगे, बराबर ना, कि भाई 100 मल्टीप्लाई 9/5। तो इसका अगर कैलकुलेशन करें तो वो सीधी कैलकुलेशन हो जाएगी 180, 20 × 180। तो कितना इंक्रीज हुआ इस साल 180 इंक्रीज हुआ। तो इस इंक्रीज के ऊपर से हमें इंडेक्स नंबर ढूंढना है। ये इंडेक्स नंबर नहीं मिला, ये खाली इंक्रीज इन प्रोडक्शन मिला। अब हमें इसके ऊपर से इंडेक्स नंबर ढूंढना है, इंडेक्स नंबर ऑफ 2016। तो अगर इंडेक्स नंबर ढूंढना हो ना, तो जितना इंक्रीज हुआ हो उसमें 100 प्लस करते हैं। क्या करते हैं उसमें 100 प्लस किया जाता है। ये लॉजिक वही जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सपोज अगर कोई इंडेक्स नंबर आता हो, जो पहले भी यही क्वेश्चन मैंने बताया ना, यही एग्जांपल दिया कि सपोज इंडेक्स नंबर 135.27 हो, तो हम लोग उसे इंटरप्रेट अगर करते हैं, तो इंटरप्रेट करते वक्त इंक्रीज इन परसेंटेज हम लोग लिखते हैं 135.27 माइनस 100, तो 35.27%। ये इंक्रीज इन परसेंटेज होता है। तो वही यहाँ पर भी इंक्रीज इन प्रोडक्शन है, ये इंडेक्स नंबर नहीं है, ये खाली इंक्रीज दिया हुआ है। और उसके ऊपर से अगर इंडेक्स नंबर ढूंढना हो तो उसमें क्या करना पड़ता है 100 प्लस करके लिखना होता है। तो यहाँ पर भी सिर्फ इंक्रीज दिया हुआ है, तो इसे आंसर लिखकर मत चले आना। कितने स्टूडेंट यही करते हैं कि भाई इसे ही आंसर लिख देते हैं, यही इंडेक्स नंबर हो गया। लेकिन ये इंडेक्स नंबर नहीं है, ये सिर्फ इंक्रीमेंट है, ये सिर्फ इंक्रीज है। उसके ऊपर से अगर इंडेक्स नंबर ढूंढना हो तो इसमें 100 और प्लस करते हैं, मतलब इंडेक्स नंबर मिल जाएगा हमें 180 प्लस 100, तो आंसर 280। तो 2016 का इंडेक्स नंबर कितना हो गया 280 हो गया।
बरोबर। ये लॉजिक ध्यान रखना, आगे एक लॉन्ग सम आएगा आगे के ही सेक्शंस में, उनमें भी ये लॉजिक है, तो इसे माइंड में रखना। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आ रहा है ना ध्यान? अब जैसे 13th वाला क्वेश्चन देखा, तो उसके बाद ये 14th वाला क्वेश्चन हम लोग देखें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, कि उस क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि आई एल लेस्परीज इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, यहाँ मैंने पहले ही लिखा कि लेस्परीज इंडेक्स नंबर 221.5 दिया हुआ है। फिशर इंडेक्स नंबर आई एफ दिया हुआ है 222, और हमें आई पी मतलब पेस्टीज इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में यही है ना कि भाई यहाँ पर लेस्परीज इंडेक्स नंबर और फिशर इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, हमें पेस्टीज इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये तीनों अगर दिया हुआ है ना, तो तीनों का रिलेशन बताती हुई एक फार्मूला हमने देखी थी लॉन्ग सम में, कि जिसमें तीनों के नाम एक ही फार्मूला में आ जाते हो। तो वो एक फार्मूला थी ना कि फिशर इंडेक्स नंबर की फार्मूला थी आई एफ इक्वल टू रूट में आई एल मल्टीप्लाई आई पी। ये थी ना एक फार्मूला, फिशर इंडेक्स नंबर की ये फार्मूला आती है ना कि रूट में आई एल मल्टीप्लाई आई पी। ध्यान देना, फिशर की फार्मूला, पेस्ट्री की फार्मूला ये नहीं। तो ये एक ऐसी फार्मूला है जिसमें तीनों के नाम एक साथ आ जाते हैं। तो इसमें अगर ये दो के नाम हम लोग लिख दें तो तीसरे की वैल्यू मिल जाएगी ना, बरोबर ना। अगर ये दोनों यहाँ पर लिख देंगे तो थर्ड वैल्यू हमें मिल जाएगी इसके साथ। समझ आ रही है ना बात? तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखें कि जैसे फिशर इंडेक्स नंबर, तो फिशर इंडेक्स नंबर कितना दिया हुआ है 222 इक्वल टू यहाँ पर लेस्परीज इंडेक्स नंबर, तो लेस्परीज इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 221.5 मल्टीप्लाई पेस्टीज इंडेक्स नंबर, वो हमें फाइंड करना है, आईपी हमें ढूंढना है। तो अगर पहले हमें ये आईपी ढूंढना है ना, तो सबसे पहले तो ये रूट हटाना होगा हमें। ये रूट हटेगा तो इसकी वैल्यू मिलेगी ना। और ये स्क्वायर रूट कैसे हटेगा? ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए इस स्क्वायर रूट को यहाँ ले जाएंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे ना, अगर ये रूट इस साइड ले जाना हो तो मतलब ऐसे हो जाएगा कि ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए इस साइड इसके स्क्वायर में ले आएंगे कि 222 उसका स्क्वायर, 222 का स्क्वायर इक्वल टू 221.5 जो ये लेस्परीज इंडेक्स नंबर दिया हुआ है मल्टीप्लाई आईपी, वो ढूंढना है हमें, बरोबर। अब आगे जो कैलकुलेशन करें तो इसका स्क्वायर, 222 का स्क्वायर कैलकुलेटर में 222 मल्टीप्लाई 222, तो कुछ आएगा 49,284। ये इसका स्क्वायर 49,284 इक्वल टू 221.5 मल्टीप्लाई आई पी। और अब अगर आई पी ढूंढना है तो इसे डिवाइड में ले जाए ना, 221.5 वो डिवाइड में आ जाएगा। मतलब ऐसे हो जाएगा कि 49,284 डिवाइड बाय 221.5 इक्वल टू आई पी। मतलब पेस्टीज इंडेक्स नंबर ये मिल गया ना कि ये नंबर डिवाइड बाय ये, और इन दोनों का डिवाइड करें तो ये मिल जाएगा हमें। अब कैलकुलेटर में इन दोनों का डिवाइड करो, जो इसका डिवाइड कुछ आएगा 49,284 को 221.5 से डिवाइड करें तो कुछ मिलेगा 222.5। पेस्टीज इंडेक्स नंबर कितना मिल जाएगा 222.5। तो ये हमारा आंसर हुआ, बराबर ना। ये दो दिए हुए हैं तो तीसरा हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना। ऐसे ही इसके अलावा और भी कोई हो कि इन तीन में से कोई भी दो दिए हुए हो और तीसरा अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए यही फार्मूला यूज़ होती है, ठीक है। ये फार्मूला इसके लिए माइंड में रखना। तो देखो आज जैसे हमने ये सेक्शन सी के सम्स किए ना, ये सब शॉर्ट सम थे और थोड़े लॉजिकल थे, तो सेक्शन सी के जैसे सम किए। अब सेक्शन डी ई एफ उसके सम्स वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि जो डी ई एफ के सम्स है ना, उसमें ऐसा लॉजिकल सम्स नहीं है, उसमें लॉन्ग फार्मूला ही यूज़ होगी। जो हमने पहले फार्मूला बताई थी वही, मैं भी सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाऊंगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग खुद कर पाओगे, वैसे ही फार्मूलाज हैं, ठीक है ना। उसमें कोई भी नई फार्मूलाज नहीं है, सब ये पुरानी फार्मूलाज ही हैं जो हमने लॉन्ग सम में देखी थी। तो वो डी ई एफ वो मैं एक साथ करवाऊंगा, जो डायरेक्ट सम्स हैं वो आप लोगों को मैं खुद बताऊंगा कि ये सम आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो कल हम लोग सेक्शन डी ई एफ के सम्स देखेंगे। कुछ अगर लॉजिकल एग्जाम्पल्स हो तो वो लॉजिकल एग्जाम्पल्स देखेंगे। मैं सब एग्जाम्पल इसलिए नहीं करवा रहा हूँ इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में कोई भी दूसरे लॉजिकल एग्जाम्पल्स नहीं है। अब एक बार सिर्फ एग्जाम्पल चेक करोगे ना तो आपके हो जाएंगे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और जो लॉजिकल एग्जाम्पल्स हैं वो सब मेथड इसमें आ जाती है, यही सेम एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं।
ये सम्स करने के बाद आप लोग एक बार एग्जाम्पल चेक करो तो वो आसानी से हो जाएंगे। जो नई मेथड के एग्जाम्पल्स होंगे तो वो मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, बरोबर। तो कल सेक्शन डी ई एफ देखेंगे, और आज के लिए इसके साथ क्विज भी दी गई है, ये लॉजिकल क्विज एक दी गई है, उसे भी एक बार सॉल्व करना तो और थोड़ा क्लियर होगा। तो नेक्स्ट सम हम लोग अब नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।